दोस्तों क्या हो अगर आप एक ऐसी सुरंग में फंस जाएं जहां से बाहर निकला ही ना जा सके, फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ। मूवी स्टार्ट होती है चाइना के पहाड़ी इलाके को दिखाते हुए, जहां एक लड़की लिफ्ट लेकर एक आदमी की कार में जा रही थी। अचानक उसे सीट के नीचे किसी लाश का हाथ दिखाई दिया, जिसे देखकर लड़की डर जाती है। यह लड़की जिस आदमी के साथ बैठी है वो असल में सीरियल किलर है। उसने रास्ते में कार रोककर उस लड़की का खून कर दिया। कुछ दिन बाद उसी रास्ते से एक बस गुजर रही थी। तभी रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि एक्सीडेंट की वजह से उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए उस रास्ते से जाने वाले वाहनों को वहां से निकलने की परमिशन नहीं है। तभी ड्राइवर, जिसका नाम टोनी है, उसने बस को एक कच्चे रास्ते से निकालने का फैसला किया। टोनी कार को उस रास्ते की ओर मोड़ देता है। अब बस के सामने एक सुरंग आ गई, जहाँ से टोनी पहले कभी नहीं गुजरा था। लेकिन फिर भी टोनी आगे बढ़ने लगा और अचानक सुरंग में एक आदमी बस के सामने आ गया। ऐसी सुनसान सुरंग में उस अकेले आदमी को देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन वो आदमी एक पैसेंजर बनकर बस में चढ़ गया। वहीं एक आदमी जिसका नाम ली है, वो अपने अखबार में देखता है कि ये आदमी तो एक वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन उसने उस आदमी से कुछ कहना ठीक नहीं समझा और शांति से अपनी जगह बैठ गया। अब बस को चलते चलते 25 मिनट हो चुके थे, लेकिन बस अब भी सुरंग में ही थी। टोनी जानता था कि देश की सबसे बड़ी सुरंग को पार करने में भी 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन इस सुरंग का तो कोई अंत ही नहीं था। आखिरकार सबने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन अब उन्हें फुल स्पीड में वापस लौटते समय 30 मिनट हो चुके थे, लेकिन वो शुरुआत तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। ये एक अंधेरी सुरंग थी जिसका कोई अंत नहीं था। सब डरते डरते बस से नीचे उतरने लगे। अचानक जिंग को अपना फोन जमीन पर पड़ा मिला, जो उसने गुस्से में सुरंग की शुरुआत में फेंका था। अब ये बात साबित हो चुकी थी कि ये कोई आम सुरंग नहीं है। ली ने आगे आते हुए कहा कि उन्हें चलकर बाहर का रास्ता खोजना चाहिए, लेकिन वहाँ घना अंधेरा होने की वजह से कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। इसलिए जिंग ने उसे अपना धागे का गोला दिया। ली एक हिस्से को लेकर आगे बढ़ने लगा। दूसरा हिस्सा बोंग नाम के एक दूसरे आदमी ने पकड़ रखा था। तभी सुरंग वाले आदमी ने ली से कहा कि वो भी उनके साथ चलेगा। इस आदमी का नाम चियन होता है। कुछ देर बाद वहाँ घना अंधेरा छाने लगा और उन लोगों को दूसरी तरफ से उनकी तरफ आते हुए 2 आदमी दिखाई दिए। सब लोग उनका सामना करने को तैयार थे, पर ये लोग कोई और नहीं बल्कि चियन और ली ही थे। वो सुरंग बिल्कुल सीधी थी, लेकिन पर ना जाने कैसे लोग घूमकर एक ही जगह पर पहुंच जाते थे। अब वो लोग उस जगह पर फंस चुके थे, इसलिए ली ने खाने पीने की चीजें उन सब लोगों में बांट दी। अब चारों आदमी रास्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं, जबकि औरतों और बच्चों को बस में ही छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर बाद जिंग देखती है कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही उनकी कार पूरी तरह से धूल से जम चुकी है। उसने डरते हुए सबको उठाया और बस से बाहर ले आई। इधर चारों आदमी भी घूम फिर कर वहीं पहुंच जाते हैं। टोनी खाने का सामान देखता है तो उनका खाना भी पूरी तरह से सड़ चुका था। इसका मतलब इस अद्भुत सुरंग का समय असली दुनिया के मुकाबले काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उन्होंने बस में देखा तो उन्हें सुरंग का एक नक्शा मिला, जो न जाने वहाँ कौन रखकर चला गया था। ली ने नक्शे को समझना चाहा, लेकिन तभी अचानक लाइट चली गई और ली भी अचानक से गायब हो गया। वहाँ उन सब लोगों को खून के निशान दिखाई दिए। वो लोग उनका पीछा करते करते एक खोखली दीवार तक पहुँच गए। उसे तोड़कर वो सब लोग एक अजीब से कमरे में पहुँच जाते हैं, जहाँ गुम हुए सभी लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। वहाँ उन लोगों को सुरंग का एक फुल नक्शा मिलता है, जिसके मुताबिक यहाँ 6 सुरंगें थी जो आपस में जुड़ी हुई थी। चियन उस नक्शे को देखते हुए कहता है कि अगर उन लोगों को इस सुरंग से बाहर निकलना है तो इन 6 की 6 सुरंगों को पार करना होगा। उनके हिसाब से दूसरी सुरंग का रास्ता इसी कमरे में कहीं न कहीं होना चाहिए। कमरे में उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर मिलता है, जिस पर केवल 15 जुलाई की ही तारीख थी। चियन उस कैलेंडर को फाड़ देता है। तभी उसके पीछे उन्हें एक खुफिया दरवाजा दिखाई दिया। वो लोग उस दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक टीवी में एक औरत दिखाई दी, जो एक छोटी सी गुफा में कैद थी। उसके बाद सब लोग दूसरी सुरंग में पहुंचे, जहां उन्हें उसी जगह पर अपनी बस दिखाई दी। लेकिन बस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहां महीनों से खड़ी हो। बस में अचानक से उन्हें नूडल्स मिल जाते हैं, लेकिन टोनी ने बंदूक की नोक पर खाने पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इसलिए सबको बहुत जल्दी भूख लगने लगती है, जिसकी वजह से वो जानवर
जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे। सायरा नाम की एक पैसेंजर जो कि एक पेशे से मॉडल थी, खाने के लिए टोनी के साथ जिस्मानी संबंध बनाने को तैयार हो जाती है। बैंक छुपके से एक नूडल्स का पैकेट चुरा लेता है, लेकिन टोनी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसे मारने लगता है। अंधेरे में अचानक से टोनी का कोई खून कर देता है। बाकी के लोग सब बस देखते ही रह जाते हैं। बॉन्ग की नजर बस के नीचे गटर के ढक्कन पर जाती है। उसमें जाने पर वो एक और अजीबोगरीब कमरे में पहुंच गए थे। इस बार टीवी में वो लड़की धीरे धीरे उस गुफा में पानी में डूब रही थी। सभी लोगों को एक बार फिर वही कैलेंडर मिलता है जिसके पीछे एक खुफिया दरवाजा था, जिसको पार करने पर वो अब तीसरे सुरंग में पहुंच गए थे। ये सुरंग पहली सुरंग से बहुत ही ज्यादा अंधेरी थी। यहाँ पर भी उनको अपनी बस मिलती है, लेकिन इस बार उसमें सांप भर चुके थे और बस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ वो बरसों से खड़ी हो। तभी बॉन्ग अपनी गन निकालता है और कहता है कि जब जब कोई मरा है तब तब खुफिया दरवाजा मिला है। वो कहता है कि अगर उसे यहाँ से निकलने के लिए सबको भी मारना पड़े तो भी वो यहाँ से बाहर निकलेगा। उसने जिंग के हाथों से चियन के कंधे पर गोली चलवा दी। उसने उसके साथ आए दोनों बच्चों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और फैंग को गोलियों से भूंज दिया और सायरा को भी गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन अचानक किसी ने उसके पीछे से आकर उसको भी मौत के घाट उतार दिया। उसकी मौत के बाद वहाँ उन्हें एक और खुफिया दरवाजा मिला जो तीसरी सुरंग से जाकर खुलता था। लेकिन तभी जो औरत प्रेग्नेंट थी उसकी डिलीवरी का समय आ गया और सायरा और चैन बस की तलाशी लेने लगे। ये सुरंग लोगों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है, इसलिए सायरा को अजीबोगरीब लोग दिखाई देने लगे। वो वहाँ से डरकर भागने लगती है, लेकिन जब वो बस से बाहर आती है तो उसके चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। वहीं उसे एक शीशा दिखाई दिया जिसमें देखते ही उसे किसी ने पीछे से मार डाला। चियन, जिंग और पार्क आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही जिंग का बेटा मर गया। अचानक जिंग अपना मानसिक संतुलन खो देती है और एक चाकू से चियन को भी मार डालती है। जब चियन की आंखें खुली तो वो एक सीक्रेट हॉस्पिटल में था। असली कहानी एक आर्मी ऑफिसर समझाता है। असल में कहानी की स्टार्टिंग में जेम्स नाम का जो सीरियल किलर था उसे पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से वो कोमा में चला गया था। जेम्स ने कई लड़कियों को किडनैप करके मार डाला था, लेकिन सायरा नाम की लड़की अभी भी जिंदा थी। लेकिन उसके अलावा उस लड़की का पता कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। इसके कोमा में होने की वजह से उन्होंने एक साइकोथेरेपिस्ट को जेम्स के दिमाग में भेजकर लड़की का पता लगाने का फैसला किया। ये साइकोथेरेपिस्ट चियन ही था और असल में सायरा चियन की ही पत्नी है। यानी अब तक जो भी कुछ हुआ वो जेम्स के दिमाग में चल रहा था। उसे अब तक केवल यही पता चल पाया था कि उसकी पत्नी किसी नदी के आसपास कैद है, लेकिन अगले 36 घंटों में बारिश के पानी के कारण नदी के आसपास की सारी गुफाएं पूरी तरह से पानी से भर जाएंगी। चियन ने ऑफिसर्स को बार बार देखने वाली 15 जुलाई के बारे में बताया। ऑफिसर बताता है कि इस दिन जेम्स के माता पिता की मौत हुई थी। उसकी माँ का एक ड्राइवर के साथ अफेयर था जिसका पता उसके डैड को चल गया था। उसकी मॉम ने अपने पति को मारकर अपनी भी जान दे दी। असल में जेम्स एक टर्नल इंजीनियर है, जिस वजह से जब वो कोमा में आ गया तब उसने अपने दिमाग में एक खतरनाक सुरंग बनाना स्टार्ट कर दी जो उसके दिमाग की तरह ही एक भूल भुलैया थी। चियन का मकसद था सुरंग में जाकर जेम्स को बाहर निकालना ताकि वो कोमा से बाहर आ सके, लेकिन वो कातिल इतना शातिर होगा ये उसने नहीं सोचा था। उसके दिमाग में मौजूद बस में बैठे सभी पैसेंजर्स उसकी जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं। सबसे अच्छा था ली जो उसके अंदर अच्छाई की एक झलक को दर्शाता है। दूसरा टोनी था जो जेम्स के गुस्से को दिखाता है। बैंक जेम्स के माता पिता की तरह था, क्योंकि जहाँ वो बाकी सबको मार रहा था असल जिंदगी में वो उसकी माँ को भी मारा करता था। और सायरा सेम उसकी माँ की तरह थी। उसकी माँ भी एक मॉडल थी और असल जिंदगी में उसकी माँ का भी एक ड्राइवर के साथ चक्कर था। अब वो प्रेग्नेंट लेडी उसके एक सपने की तरह थी, क्योंकि वो हमेशा चाहता था कि उसकी माँ ऐसी ही हो, लेकिन वो भी अपने दिमाग में जेम्स की बुराई को बदल नहीं पाई और मारी गई। आखिर में बचे वो दोनों जुड़वा बच्चे जो जेम्स के बचपन को दर्शाते हैं, लेकिन वहाँ कोई और भी मौजूद था जो बस में नहीं था, जिसने छिपकर ली, टोनी और बैंक की हत्या कर दी थी। अगले दिन एक बार फिर से चियन जेम्स के दिमाग में जाता है। इस बार उसने सीधा जेम्स से अपनी पत्नी के बारे में पूछा, लेकिन वो इतनी आसानी से कहाँ बताने वाला था। वो कहने लगा कि उसे अपनी माँ से नफरत है क्योंकि उसने उसके बाप को मारा था, इसलिए वो औरतों को किडनैप करके मार देता था क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो चियन को अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों में ले गया जहाँ उसकी जिंदगी के कई किस्से चल रहे थे। चियन ने जेम्स के नादान बचपने से भरे दिमाग से बात करनी चाहिए, लेकिन उसकी बहन फेंग ने सायरा का पता बताने से रोक दिया। उसके बाद चियन एक सिनेमा हॉल में पहुंचता है जहां उसे आखिरकार सुरंग में कत्ल करने वाला आदमी मिल जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि चियन खुद ही था। इसका मतलब जेम्स
जेम्स का दिमाग इतना शैतान था जिसमें जो भी झांकता वो खुद भी कातिल की तरह बर्ताव करने लगता। शैतान चियन ने बताया कि वो सायरा को बचाना नहीं चाहता, इसलिए उसने सुरंग में एक एक करके सबका कत्ल कर दिया और जन्म हुए बच्चे को भी मार डाला। उसके बाद वो असली चियन को एक अंधेरी गुफा में ले जाता है जहाँ उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन जैसे ही असली चियन जीतने वाला था तभी एक और शैतान चियन वहाँ आ गया। इसका सीधा मतलब ये था कि जेम्स के दिमाग का शैतान कभी नहीं मरेगा। दूसरी तरफ बारिश काफी तेज हो रही थी और पानी सायरा की गर्दन तक पहुँच चुका था। तभी असली चियन के दिमाग में एक विचार आया कि अगर वो खुद को मार दे तो उसके साथ साथ उसकी बुराई भी मारी जाएगी, क्योंकि बुराई जेम्स के दिमाग में चियन के एंटर करने से फैली थी। अगर वो खुद को मार दे तो बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उसका प्लान काम कर जाता है। वो जैसे ही खुद को गोली मारता है उसके साथ साथ बुराई भी खत्म होने लगती है। इसके साथ ही जेम्स कोमा से बाहर आ गया और उसने तुरंत पुलिस को सायरा का पता बता दिया। आखिरकार सायरा को मरते मरते बचा लिया गया, लेकिन चियन कभी नहीं उठा। वो अब उसी सुरंग में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको ये मूवी कैसी लगी। आप अपनी पसंदीदा मूवी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।